मोटिवेटेड हो, मेंटल कंपोनेंट। मेरे कुछ लोग होते हैं ना, पागलपन होता है बिल्कुल। बिल्कुल स्पीड स्लो नहीं, जिसके साथ चालू किए, जैसे आपने टेनिस में राफेल नडाल को देखा होगा। वो जितनी एनर्जी, जितनी एफिशिएंसी, जितनी एक्यूरेसी के साथ चालू करता है वहीं खत्म करता है पूरा हाई इंटेंसिव गेम। तो इस तरह की जो आपकी वो है, क्या कहते हैं उसको, एबिलिटी है, जहां पर आप अपनी बॉडी के पूरे सिस्टम को पुश करते हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी एक्यूरेसी बनी रहे एक लंबे समय तक। ये केवल एक कार्डियोवास्कुलर और मस्कुलर पावर की वजह से नहीं, बल्कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, आप मेंटली इतने स्ट्रांग रहते हैं, तो उस वजह से जो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टैमिना। ठीक, और वहीं आपकी बॉडी कितने समय तक, लंबे समय तक काम कर सकती है, एनर्जी सप्लाई करती है। एरोबिक मेजर हाउ एफिशिएंटली योर हार्ट एंड लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन एंड रियलाइज योर बॉडी यूटिलाइज स्टोर्ड एनर्जी एफिशिएंटली ओवर टाइम। कितने समय तक आपको एनर्जी सप्लाई होती रहेगी, जैसे मैराथन रनर है, ठीक है, कितने समय तक दौड़ सकता है, कितने समय तक उसको एनर्जी मिलती रहेगी, वो ऑक्सीजन इंटेक करता रहेगा, वो दैट इज कॉल्ड एज एंड्योरेंस। ये बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक, तो आप देखिए, एंड्योरेंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? फॉर्म्स ऑफ एंड्योरेंस, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, और ट्रेनिंग मेथड। ठीक, अब देखिए पहली चीज, एंड्योरेंस के बेनिफिट क्या है। आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग शेड्यूल में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आधे घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको अगर एंड्योरेंस ही नहीं होगी, आपको एनर्जी सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, तो आप लंबे समय तक ट्रेनिंग पार्ट में ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और जब ट्रेनिंग पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आपको फिर जो आपका कॉम्पिटेटिव पार्ट है वहां तो आप जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ट्रेनिंग पार्ट में ही आपको अगर काम करना है कोई भी, चाहे स्पीड का काम करना है, चाहे स्ट्रेंथ का काम करना है, तो आपके लिए एंड्योरेंस होना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना? तो इसके लिए बोला गया एंड्योरेंस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशनल एबिलिटी। इट इज प्राइमरी डिटरमाइंड बाय एनर्जी लिबरेशन प्रोसेस। मतलब आपकी बॉडी कितने समय तक एनर्जी लिबरेट कर सकती है, रिलीज कर सकती है। द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू मेंटेन अ सर्टेन लोड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फॉर्म्स द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन अ सर्टेन लोड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कितना लोड वो दे सकती है, ठीक है, प्रोडक्शन कर सकती है, फॉर्म्स द फिजियोलॉजिकल बेसिस, वही एंड्योरेंस का बेस है। ठीक, परफॉर्मेंस इन एंड्योरेंस एक्टिविटीज डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन फिजियोलॉजिकल फैक्टर बट ऑल्सो ऑन द क्वालिटीज ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी मेंटल एबिलिटी। Endurance facilitates maintenance of pace and tempo of an activity during training and competition। आपका जो पेस है, जहां से आपने शुरुआत करी, ठीक है, जो आपका टेम्परामेंट था, टेम्पो था, ठीक है ना, टेम्परामेंट, जैसा आपका मेंटल स्टेटस था, जैसी स्पीड थी, जैसी एक्यूरेसी थी, जैसी एफिशिएंसी थी, उसको अगर आपको पूरे ट्रेनिंग सेशन में या कंपटीशन सेशन में मेंटेन करना है, तो आपको एंड्योरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। वरना क्या होगा, 40 मिनट का आपका गेम है, 10 मिनट तक तो आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर एंड्योरेंस खत्म हो गई, आपकी एनर्जी सप्लाई सिस्टम ठप पड़ गया। ठीक, उसके बाद आपको ना मसल को एनर्जी मिल रही है, ना दिमाग को एनर्जी मिल रही है, और आपने बाकी के 30 क्वार्टर आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है ना? ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए एंड्योरेंस का होना बहुत आवश्यक। एंड्योरेंस इज नेसेसरी फॉर गुड क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक। आप अगर कोई स्पोर्ट्स टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई चाहिए। अगर आपके अंदर एंडोरेंस नहीं है, आप ज़्यादा समय तक एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, स्टार्टिंग में तो आप स्पोर्ट्स टेक्निक को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ में, एंड ग्रेजुअली आपकी जो स्पोर्ट्स टेक्निक करने का जो तरीका है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके स्टार्टिंग में आपने बहुत अच्छे ब्लॉक्स मारे, बहुत अच्छे स्पाइक्स मारे, बहुत अच्छी फुटबॉल के शॉट मारे, धीरे धीरे क्या हुआ, एंड्योरेंस आपकी खत्म हो गई, आपकी बॉडी लथार्जिक हो गई,
आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो आपके जो एक्यूरेसी है स्पोर्ट्स टेक्निक की वो बिगड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए इंड्योरेंस होना बहुत आवश्यक है। इंड्योरेंस enables स्पोर्ट्स पर्सन टू सक्सेसफुली कंप्लीट ट्रेनिंग शेड्यूल्स ऑफ हाई लोड। जैसे मैंने पहले बताया, कंपटीशन तो बात की बात है, आप तो ट्रेनिंग शेड्यूल को ही फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर आपको जरा सा हाई लोड दे दिया और लंबे समय का वॉल्यूम इंटेंसिटी उसकी थोड़ी सी बढ़ा दी। अगर आपके पास एंड्योरेंस नहीं है तो एनर्जी सिस्टम सप्लाई सप्लाई सिस्टम आपका ठप पड़ गया। इसका मतलब है कि आप लंबे समय तक लोड ले ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए भी अगर आपको ट्रेनिंग शेड्यूल पूरा करना है, उसके लिए भी आपको एंड्योरेंस होना बहुत आवश्यक है। ठीक। फिर चौथा है, एंड्योरेंस फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस ऑफ वर्किंग कैपेसिटी एंड थस इनेबल्स अ पर्सन टू कंटिन्यू एक्टिविटी फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। ये तो आपको पता ही है, एंड्योरेंस नहीं होगी तो आप लंबे समय तक कार्य करने के लिए तैयार हो ही नहीं पाएंगे। तो यह आपको लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार करती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। Endurance helps in delaying the onset of fatigue and recover quickly from fatigue and during competition and training. Endurance आपको जो फटीग आ रहा है, जो थकान आ रही है, वो थकान से रिकवर होने के लिए हेल्प करती है, और साथ ही आपको थकान ना हो इसका भी ध्यान रखती है। डिलेइंग द ऑनसेट ऑफ फटीग, आपको फटीग ना आए, ठीक है, एंड रिकवर क्विकली फ्रॉम फटीग, और उसके बाद जब थकान आए भी तो आप अगर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, रिकवरी प्रोसेस करते हैं, तो आपको तुरंत रिकवरी हो जाए। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपकी इंड्योरेंस पे। ठीक है ना। अगर आपकी इंड्योरेंस अच्छी होगी तो ना केवल आपको थकान लेट आएगी, बट साथ के साथ आप जब भी थकान से उभरने की कोशिश करेंगे, जो ब्रेक्स होते हैं ना, अपने टाइम आउट्स वगैरह में ब्रेक्स होते हैं, उसमें आप बहुत जल्दी रिकवर भी करें। अगर कोच आप बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, आपने थोड़ी सी थकान आई, आपको फटीग हुआ, और आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिला 1 और 2 मिनट्स का, उसमें आप रिकवर भी बहुत जल्दी कर जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी है, तो उसको रिप्लेनिश कर देगी आपके एनर्जी सिस्टम को, और आप जल्दी से जल्दी रिकवर होके वापस से एक्टिविटी परफॉर्म करने का। लेकिन कब होगा? जब आपकी एंड्योरेंस अच्छी होगी। इसको बेसिक एंड्योरेंस जो हम कहते हैं। ठीक है। इन डिलेइंग द ऑनसेट ऑफ फटीग एंड रिकवर क्विकली फ्रॉम फटीग एंड ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन एंड ट्रेनिंग, दोनों में, ट्रेनिंग में भी और कॉम्पिटिशन में भी। एंड्योरेंस enables a sports person to maintain rhythm, concentration and mental alertness during training and competition। आपकी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, आपके हर सेल्स को, हर बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है। यही तो करता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या करता है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इतना इनेबल बना देता है कि वो उसकी जो सप्लाई चेन है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, वो प्रॉपर बनी रहती है। ब्लड सप्लाई सब जगह सेल्स में होता रहता है। तो उसने किया तो क्या होगा? आपके सारे मसल्स, आपके दिमाग में प्रॉपर एनर्जी सप्लाई, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। इससे क्या होगा? आपकी रिदम मेंटेन रहेगी। कंसंट्रेशन, क्योंकि दिमाग भी काम कर रहा है प्रॉपर कंटिन्यूसली, तो कंसंट्रेशन बनी रहेगी। मेंटल अलर्टनेस बनी रहेगी, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा। जब नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो आपकी जो मूवमेंट की रिदम है वो भी बनी रहेगी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका बना रहेगा। अगर नर्वस सिस्टम पे एनर्जी सप्लाई बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी फटीग की कंडीशन में, तो वो प्रॉपर इम्पल्स मसल्स को नहीं दे पाएंगे, और आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो डिस्टर्ब होगा। आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। आप शॉट कहीं मारना चाहेंगे, जाएगा कहीं। आप किक कहीं मारना चाहेंगे, जाएगी कहीं। ठीक है। तो इन सब के लिए, मेंटल अलर्टनेस के लिए, आप डिसीजन जो ले रहे हैं प्रॉपर डिसीजन ले पाए, कब पास करना है, कब शूट करना है, कब डिफेंस करना है, कब ऑफेंस करना है, कौन सा मूवमेंट करना है, ये सब मेंटल अलर्टनेस पे है।
ये तब होगा जब आप एंड्योरेंस आपके पास होगी, आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स को, नर्वस सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मिल रही होगी। ठीक है ना। तो बेसिकली एंड्योरेंस क्या है? एनर्जी सिस्टम सप्लाई का। जिसकी एनर्जी सिस्टम सही काम करता है, लंबे समय तक काम करता है, उसको फटीग भी धीरे से आती है और उसकी एंड्योरेंस अच्छी होती है। ये समझ लो सीधा सा, है ना। तो एनर्जी सिस्टम आपका सही काम कर रहा है, ब्लड सप्लाई हो रही है सब जगह पे, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो आप मेंटल अलर्टनेस बनी रहेगी, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। कंसंट्रेट कर पाएंगे तो आपकी जो टेक्निक परफॉर्म करने की जो रिदम है वो मेंटेन रहेगी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। देन endurance helps in the maintenance of good health, improves resistance of the body against general infection, and cures various cardiorespiratory disease and metabolic disorders. एंड्योरेंस अगर आपकी अच्छी होती है, और एंड्योरेंस को करने के लिए आपने क्या किया? आपने एंड्योरेंस ट्रेनिंग करी है। जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो तो आप क्या करते हो? बेसिकली अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करते हो, उनकी एक्सरसाइज करते हो। आप जिम में जाते हो ना, या कहीं भी जाते हो तो कहते हो यार एरोबिक्स कर लो। एरोबिक का मतलब क्या है? आप थोड़ा लंबे समय तक काम करने की, या वॉक करते हो लंबी। ठीक है, तो हम क्या बेसिक इंड्योरेंस डेवलप कर रहे हैं। बेसिक इंड्योरेंस में क्या होगा? धीरे 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 आपका, क्योंकि सप्लाई देनी थी ऑक्सीजन की सब जगह, तो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को काम करना पड़ा। ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता थी हर सेल्स में, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को काम करना पड़ा। तो जब वो काम करते हैं, हमने पढ़ा था ना इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम्स, तो धीरे धीरे आपका हार्ट मजबूत हो जाता है। ठीक है, आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो थोरेसिक कैविटी के आसपास है, लंग्स के आसपास, वो मजबूत हो जाती है। लंग्स में ब्लड कैपिलरीज बढ़ जाती हैं, एल्वियोली का साइज बढ़ जाता है, तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो जब ये चीज़ें इंप्रूव होती हैं तो क्या होता है? बॉडी अगेंस्ट जनरल इन्फेक्शन और क्योर्स वेरियस कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज हैं कई, हार्ट से रिलेटेड हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं, उनसे आपको निजात मिल जाती है। और आप जो छोटे मोटे इन्फेक्शन है ना, जो नेजल वायरल्स की वजह से हो जाते थे, सबसे हो जाते, उनसे भी आपको निजात मिल जाती है, क्योंकि आपका सिस्टम इतना इम्प्रूव हो जाता है कि वो छोटे मोटे इन्फेक्शंस आपको परेशान नहीं करते। और जो मेटाबॉलिज्म के थोड़े डिसऑर्डर से आपके, प्रॉपर डाइट नहीं आ पा रही थी, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा था, मेटाबॉलिज्म सही काम नहीं कर रहा था, वो सारे भी सारे आपके इससे काफी हद तक इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ एंड्योरेंस। अब हम देखेंगे इंड्योरेंस की फॉर्म कौन कौन सी है, किस किस तरह की इंड्योरेंस होती है, इसको थोड़ा सा एक नजर मारिए। आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, हमने बोला बेसिक इंड्योरेंस। बेसिक है, आप अपने बच्चों को दौड़ाते हैं ना, 10 मिनट्स कंटिन्यूस रन, 5 मिनट्स कंटिन्यूस रन, 20 मिनट्स कंटिन्यूस रन, स्लो पेस पे। तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली उनके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो टाइम आने पर सही एनर्जी सप्लाई देता रहे, ठीक, ऑक्सीजन की सप्लाई देता रहे। क्लियर? तो ये बेसिक है। इस बेसिक के ही, ये बेसिक है मतलब बेस है। अब यहीं से हम आगे की चढ़ाई चढ़ेंगे। आप चाहे स्पीड ट्रेनिंग कराएं, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराएं, चाहे एसएक्यू ड्रिल्स कराएं, आप कुछ भी कराएंगे, सबसे पहले आपको ये होना बहुत आवश्यक है, दैट इज योर बेसिक एंड्योरेंस। इसी के बाद हम स्पेसिफिक पे आते हैं, है ना। हम यहाँ से बेसिक एंड्योरेंस, कोई भी कोच में आपको आज तक मिला होगा, वो सबसे पहले बेसिक एंड्योरेंस पे ही काम करेंगे। आपको लंबी दूरी की जो दौड़ वोड़ कराते हैं ना, वो इसी के लिए। उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक करते हैं, बच्चे के अंदर इतनी इंड्योरेंस डेवलप हो गई, आपके प्लेयर्स के अंदर इतनी इंड्योरेंस डेवलप हो गई, 2 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, 4 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, फिर हम उसको स्पेसिफिक पे लेके आते हैं। फिर हम लेके आते हैं कि वो बास्केटबॉल के हिसाब से करे, फिर हम फुटबॉल के हिसाब से करें उसकी इंड्योरेंस। ठीक है ना। अब जैसे फास्ट मूवमेंट करने हैं, तो स्पीड इंड्योरेंस, उसके इंड्योरेंस के साथ में आपने स्पीड को कंबाइन कर दिया। ठीक है, छोटी छोटी स्प्रिंट मारनी है, तो स्प्रिंट इंड्योरेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ में लंबे समय तक काम करना है, जैसे रेसलर है, पहलवान है,
काफी समय तक उसको रेजिस्टेंस के दूसरा भी ताकत लगा रहा है, हम भी ताकत लगा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है, ताकत के अगेंस्ट में ताकत लगानी है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में लगानी है, तो वहां पर स्ट्रेंथ इंडोरेंस। अरे बस समझ में, मुझे मैराथन रन दौड़नी है। ठीक है। तो मैंने बना ली बेसिक इंडोरेंस। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप समझ लेना। बेसिक इंडोरेंस से मुझे लंबे समय तक दौड़ना है भाई, 20 किलोमीटर दौड़ना है, 30 किलोमीटर दौड़ना है, तो बेसिक इंडोरेंस। कोई एक्स्ट्रा ऊट पटांग मूवमेंट नहीं करना, एक पेस पकड़ लिया, उस पर मेरे को दौड़ना है, तो बेसिक इंडोरेंस। वहीं अगर मुझे 1500 मीटर दौड़नी है, 800 मीटर दौड़नी है, तो थोड़ा सा मेरे को पेस बढ़ानी पड़ेगी अपनी, है ना। तो वो कहलाएगी स्पीड इंडोरेंस। अब क्या हुआ, मुझे एंड्योरेंस भी चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी भी चाहिए, पर लंबे समय तक भी काम करना है। जैसे 800 मीटर दौड़ना है, 400 मीटर दौड़ना है, तो दिस इज कम्स अंडर स्प्रिंट एंड्योरेंस। एक तरह की स्प्रिंट ही है वो, है ना। खाली 100 मीटर है नहीं है कि वो केवल एक स्प्रिंट है छोटी सी। भाई वही टेम्पो को 200 मीटर या 400 मीटर या 800 मीटर तक कंटिन्यू करना है स्पीड को, तो दैट इज योर स्प्रिंट एंड्योरेंस। ठीक है। एक ही पेस को लंबे समय से आपको खींचना है, दैट इज स्प्रिंट एंड्योरेंस। और वहीं क्या हुआ, मैंने आपको बताया, पहलवान है, रेजिस्टेंस दूसरे पहलवान के अगेंस्ट में काम करना है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम करना है, और लंबे समय तक करना है। 2 मिनट का, 1 मिनट का, जो भी उनकी बाउट का टाइमिंग रहता है राउंड्स का, उसमें करना है। बॉक्सिंग है। ठीक है। उसमें मस्कुलर भी चाहिए और एंड्योरेंस भी चाहिए। मतलब मसल तो जो काम कर रही है सो कर रही है, आपको तो कंटिन्यू एनर्जी सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, तो एंड्योरेंस भी चाहिए आपको साथ में। ऐसा नहीं है कि दो पंच मार के बॉक्सर बैठ गया, लंबे समय तक बॉक्सिंग करनी है ना। तो अगर एंड्योरेंस लंबे समय तक किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम करना है, तो दैट कम्स स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब देखिए, इसको धीरे से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक एंड्योरेंस, it is the ability of the organism to resist against fatigue in the case of endurance loads of medium intensity of stimulus and mainly aerobic muscular metabolism। क्या कह रहे हैं, टू रेजिस्ट अगेंस्ट फटीग, मतलब थकान के अगेंस्ट में काम करना है, थकान ना हो, लंबे समय तक आप काम कर सके, इसी को हम कहते हैं बेसिक एंड्योरेंस। अब बेसिक में क्या करते हैं, जो इंटेंसिटी है वो बहुत लो भी नहीं, बहुत हाई भी नहीं, मीडियम इंटेंसिटी का कोई गेम या कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं। और मेनली कैसी, एरोबिक मस्कुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब जहां पर कि आप सांस ले रहे हैं प्रॉपर, और आपको ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है कंटिन्यू। ठीक है ना। तो दैट इज योर बेसिक एंडोरेंस। कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई है तो एरोबिक सिस्टम काम करेगा एनर्जी सप्लाई का। ठीक है। और आपको मीडियम इंटेंसिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, लंबे समय तक कर रहे हैं, फटीग को अवॉइड कर रहे हैं, दैट इज बेसिक एंडोरेंस। वहीं आपने क्या किया, जो इंटेंसिटी थी उसको मीडियम से हटा करके आपने कर दी सब मैक्सिमम। मैक्सिमम नहीं करी, सब मैक्सिमम, मतलब स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। It is the ability of the organism to resist against fatigue in the case of endurance loads of some maximum intensity of stimulus and mainly anaerobic gaining energy and maximum loss of oxygen। ठीक। अब इसमें क्या स्पीड इंड्योरेंस कर, जो हमने बात करी, 800 मीटर, 1500 मीटर। ठीक। मीडियम की जगह आप क्या सब मैक्सिमम कर, और इसमें क्या है बीच में आपका एनारोबिक गेनिंग एनर्जी, मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर कि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, आपको थोड़ा सा स्पीड से काम करना पड़ रहा है, वहां पर जाकर के आपका जो इंड्योरेंस है वो दैट विल बी कॉल्ड एज स्पीड इंड्योरेंस। जैसे 800 मीटर का इवेंट, ठीक, 1500 मीटर का इवेंट, यहाँ आपको एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करनी है, क्लियर, सब मैक्सिमम। और जो एनर्जी सिस्टम है वो आपका एनारोबिक और एरोबिक दोनों काम करते हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद आता है स्प्रिंट। स्प्रिंट में क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट अगेंस्ट फटीग ड्यूरिंग एंड्योरेंस लोड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम मोटर फ्रीक्वेंसी। जहां फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, 400 मीटर की स्प्रिंट, मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ दौड़ना है और लंबे समय के लिए दौड़ना है, 10 सेकंड में खत्म होने वाली रेस नहीं है। ठीक है ना।
तो 400 मीटर का दौड़ना है और मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड के साथ दौड़ना है आपको। तो इंटेंसिटी क्या बिल्कुल हाई है, इसलिए इसको बोला गया स्प्रिंट इंड्योरेंस। ऐसा भी नहीं है कि 10 सेकंड में खत्म हो रही है, तो आप इसको इंड्योरेंस की कैटेगरी में नहीं लाएंगे, इसको स्पीड की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन आपको स्प्रिंटिंग करनी है, फास्ट दौड़ना है, एनारोबिक सिस्टम काम करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर है नहीं, और फिर भी आपको करीब अप्रोक्सीमेट 30-40 सेकंड तक काम करना है, तो दैट इज योर स्प्रिंट एंड्योरेंस। यहाँ पर जो इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी का मेनली है, बेसिक एंड्योरेंस में मीडियम इंटेंसिटी थी, स्पीड एंड्योरेंस में सब मैक्सिमम थी, ठीक। और यहाँ पर आकर के आपकी स्प्रिंट एंड्योरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी है। एग्जाम्पल देख लो बेसिक एंड्योरेंस में, यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका मैराथन रन, क्रॉस कंट्री वगैरह। स्पीड एंड्योरेंस में होगा आपका 1300 मीटर, 1500 मीटर जो इवेंट होते हैं, 800 मीटर इवेंट होते हैं। स्प्रिंट एंड्योरेंस में आएगा आपका 200 मीटर, 400 मीटर, ठीक। अब देखिए स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू गेट ओवर रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ लोड्स ऑफ मीडियम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस फॉर एज लॉन्ग टाइम एज पॉसिबल। टू गेट ओवर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब सामने वाला रेजिस्टेंस, जो भार है आपके ऊपर, ठीक है, जिसको आपको मसल से पुश करना है या पुल करना है, चाहे वो भार किसी वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट का हो या सामने वाले की बॉडी का हो, उसके अगेंस्ट में काम करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस जैसे हम कहते हैं ना, डंबल उठाया तो 10 किलो का रेजिस्टेंस है, 5 किलो का रेजिस्टेंस है, जो आपके मूवमेंट को रोक रहा है, ठीक है। तो ऐसे भार को उठाना, उसको पुश करना या पुल करना लंबे समय तक, दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। जहां आपका मस्कुलर फोर्स लग रहा हो, मस्कुलर पावर लग रही हो, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू गेट ओवर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम करना है, मसल की ताकत लग रही है। इन द केस ऑफ लोड्स ऑफ मीडियम इंटेंसिटी, कितना मीडियम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है। सामने वाले पहलवान के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं लंबे समय तक, दैट इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। सामने वाले बॉक्सर के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। पुशअप्स मार रहे हैं, अपनी बॉडी का खुद का रेजिस्टेंस है, लंबे समय तक पुशअप मार रहे हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। चिनअप्स मार रहे हैं, अपनी बॉडी को ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं अपनी बॉडी को, और 10 बार, 12 बार कर रहे हैं, 15 बार कर रहे हैं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। कितनी सप्लाई कर रही है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, बेसिकली आपकी मसल सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, जो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम कर रही है, ठीक। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स के आधार पे इसको कैसे डिवाइड करेंगे, शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस, मिडिल टाइम इंड्योरेंस, लॉन्ग टाइम इंड्योरेंस, ठीक है। शॉर्ट टाइम कौन सी होगी, साइक्लिक एक्टिविटी लास्ट फ्रॉम 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट, ये शॉर्ट टाइम, ठीक है। Activity result in high amount of lactic acid production, concentration in the blood and muscles. To perform well in short-term endurance activities, speed endurance and strength endurance are important. Example of short-time endurance are 400 मीटर, 800 मीटर, ठीक है, स्विमिंग, ये सारी शॉर्ट टाइम की, मतलब 45 सेकंड से 2 मिनट के बीच की चलने वाली इंड्योरेंस है ये। बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींचेंगे अपन इसको, ठीक है। 45 सेकंड से 2 मिनट तक जो काम करने की आपकी सारी वो है, दैट विल बी अंडर शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, जिसमें स्पीड एंड्योरेंस आ जाती है और आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस आ जाती है। आप कोई बाउट लड़ रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, 1 मिनट या 2 मिनट का आपका राउंड है, आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो दैट इज कम्स अंडर शॉर्ट टाइम, ठीक है। छोटी स्प्रिंट्स मार रहे हैं 400 मीटर की, 800 मीटर की, 45 से 2 मिनट तक की, तो वो भी आपकी शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस। देन मिडल, 2 से 8 मिनट की साइक्लिक एक्टिविटी, हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड कंसेंट्रेशन इन द ब्लड एंड मसल्स, एनोरेबिक सिस्टम काम करेगा तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होगा शॉर्ट टर्म में भी और मिडिल टर्म में भी। स्पीड एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस आर इंपॉर्टेंट मोटर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। एग्जांपल क्या है, 2 से 8 मिनट के लिए 1500 मीटर, 3000 मीटर रन,
स्विमिंग के कई सारे इवेंट, ठीक है ना, कई होते हैं ना, रिले रेस होती है स्विमिंग की, या चारों स्ट्रोक्स मारने होते हैं कंटिन्यू, वो सारी की सारी इसी में आ जाएंगी, 2 से 8 मिनट में खत्म होती हैं। सिलेक्टेड कॉम्बेटिव एक्टिविटी, कॉम्बेटिव एक्टिविटीज कौन सी हो गई, जूडो हो गया, रेसलिंग हो गई, बॉक्सिंग हो गई, ये कम सेंटर मार्शल आर्ट हो गई, कम सेंटर कॉम्बेटिव। तो इनके एक एक राउंड होते हैं 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के। तो ये जो एक्टिविटी है दैट कम्स अंडर मिडिल टाइम एंड्योरेंस। फिर है लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस। लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस में क्या है, दिस एबिलिटी इज एसेंशियल फॉर ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज कंटेनिंग फॉर मोर देन 8 मिनट्स। 8 मिनट से ज्यादा जो एक्टिविटी चल रही है, लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस में क्या है कि आपको जो एनर्जी सप्लाई सिस्टम है वो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको जो सिस्टम काम कर रहा है एनर्जी सप्लाई का, दैट इज एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, वो आपको काम करेगा। फॉर लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस एक्टिविटीज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द ग्लाइकोजन स्टोर इन द मसल एंड लीवर। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक। फॉर एक्टिविटीज कंटिन्यूइंग अप टू 30 मिनट्स। ये सारा उसका सिस्टम एनर्जी सप्लाई का वो देख लीजिएगा। ये बस 8 से 30 मिनट्स और ज्यादा टाइम की जो जितनी एक्टिविटीज है दैट कम्स अंडर लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट, ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग, बॉल गेम्स जैसे अपने बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, सब चीजें, रैकेट गेम्स, कबड्डी, खो खो एक्सेट्रा, ये लंबे समय तक काम कर। ठीक है। अब देखिए, इंड्योरेंस आपकी डिपेंड किस पे करती है, आपकी इंड्योरेंस कितनी होगी, कितनी समय तक आप काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो किस पे डिपेंड करेगी। तो बोला एरोबिक कैपेसिटी और एनारोबिक। आप जब कभी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके ऊपर आएगा। ठीक। आप इसमें बस इतना समझ लीजिए, एरोबिक सिस्टम होता है और एक एनारोबिक सिस्टम होता है। एरोबिक में हम बोलते हैं व्हेन देयर इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कब, लंबे समय के लिए, आप जो लो इंटेंसिटी के जितने गेम्स होते हैं ना, मैराथन रन वगैरह है, यहाँ पर आराम से आप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं और चल रही है आपकी गाड़ी, तो एरोबिक सिस्टम बोलते हैं। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, 100 मीटर स्प्रिंट, ठीक, वेट लिफ्टिंग में क्लीन एंड जर्क, स्नैच, ठीक, बॉक्सिंग के पंचेस, ये सब क्या एनारोबिक, जहां आपको एकदम से थ्रस्ट मिला, आपको एनर्जी सप्लाई करनी है और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, वहां एनारोबिक सिस्टम काम करता है। तो जितना ज्यादा अच्छा आपके दोनों सिस्टम्स काम करेंगे, उतनी अच्छी आपकी इंड्योरेंस। आप थोड़ा सा इसको पढ़ के देखिए। टू इनेबल अ पर्सन टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन हैज टू बी इंश्योर्ड टू द वर्किंग मसल फॉर लिबरेशन ऑफ एनर्जी। आपको कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन बनाए रखना है, तभी तो अंदर आपका ग्लाइकोलाइसिस और सारे प्रोसेस होंगे जिससे कि एनर्जी जनरेट होगी। ऑक्सीजन जरूरी है एनर्जी सप्लाई के लिए। ठीक है ना। द एरोबिक कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन कैन बी मेजर्ड बाय द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल्स इन 1 मिनट, जिसको हम VO2 मैक्स कहते हैं। ये टू और आएगा इसमें नीचे, VO2 मैक्स। जितनी ज्यादा आपके पास ऑक्सीजन कंजम्पशन की कैपेसिटी है, आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो कहलाती है। आपने सुना होगा कूपर 12 मिनट्स रन एंड वॉक टेस्ट। ये आप बेसिकली VO2 मैक्स को मेजर करने का ही वो एक तरीका है, सब्जेक्टिव तरीका है, जिसमें आप फॉर्मूले में डाल के VO2 मैक्स, इसके अलावा जो लैब टेस्टिंग है वो डिफरेंट है। तो एक इंडिविजुअल की कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई करते हुए मसल्स को सप्लाई करने की जो आपकी क्षमता है, वो कहलाती है एरोबिक कैपेसिटी। द एरोबिक कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम द एटमोस्फियर, कितना आप ऑक्सीजन इंटेक कर सकते हैं। दूसरा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लंग्स टू द वर्किंग मसल, लंग्स से वो वर्किंग मसल तक पहुंच सकता है कि नहीं। अब देख लीजिए, आप बहुत सिंपल सा है, जो पहला वाला है ना, इसका मतलब है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहा है, आपकी ब्रीदिंग रेट कितनी है, आप एक बार में कितनी हवाएं अंदर खींच सकते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो गया। दूसरा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लंग्स टू द वर्किंग मसल। अब लंग से आपकी वर्किंग मसल तक जो ऑक्सीजन जानी है वो किसके थ्रू जाएगी, ब्लड के थ्रू।
और ब्लड अगर अच्छे से रोटेट कर रहा है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके ब्लड के अंदर प्रॉपर हीमोग्लोबिन होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन को कैरी करके सब जगह सेल्स में पहुंचाएगी। प्लस आपका हार्ट मजबूत होना चाहिए जो ब्लड पंप करेगा। जस्ट जस्ट ओके। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लंग्स टू द वर्किंग मसल, ये तब पॉसिबल होगा जब आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम कर रहा होगा सही, यानी कि आपका हार्ट प्रॉपर ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, आपकी ब्लड प्रेशर वगैरह सब चीजें नॉर्मलाइज है, आपकी हीमोग्लोबिन अच्छी है, तब हो पाएगा। ठीक है। और दूसरा, फिर आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन अप बाय द मसल सेल्स फ्रॉम द ब्लड, यानी कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं, जो सॉरी बॉडी के सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, है ना, डिफरेंट अलग अलग सिस्टम्स पे सेल्स हैं, वो ब्लड को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो प्रॉपर वर्किंग में कर रहे हैं। फिर अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स इन द मसल्स एंड लीवर, ये हमने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था ना तब पढ़ा था। जो कार्बोहाइड्रेट है आपकी, वो मसल्स में और लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। तो वो कितना स्टोरेज आपके पास है? ओके। तो अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स इन द मसल एंड लिवर, आप इंड्योरेंस की बात कर रहे हैं कितने समय तक काम करेंगे, लेकिन अगर आपके पास एनर्जी स्टोर ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे भाई? है ना। तो एनर्जी स्टोर करने के लिए क्या है, आपने पहले जो कार्बोहाइड्रेट डाइट ली थी अच्छी, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके मसल और लीवर में आपके जाकर के स्टोर हो गई, और वही आपको कंटिन्यू एनर्जी सप्लाई दे रही है। अगर वो अच्छे सप्लाई हो रही है, आपके पास ग्लाइकोजन स्टोर है, तो आपकी एरोबिक कैपेसिटी बनी रहेगी। ठीक है। दूसरी आती है एनारोबिक कैपेसिटी। यहां क्या है? एनारोबिक कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहां प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस कैसे डिसाइड होगी भाई? जब सांस अच्छे से ले पा रहे हैं, स्लो पेस पे काम कर रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो वो एरोबिक हो गई। जहां हम सांस लेने में दिक्कत आ रही है क्योंकि इंटेंसिटी बहुत हाई है ना, पूरा दिमाग पूरी बॉडी जो काम कर रही है स्पीड से काम कर रही है, वहां पर सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो वो क्या हो गई? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे टाइम पर जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो आपका एनर्जी प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक कैपेसिटी। वो एरोबिक थी, ये एनारोबिक। ठीक। टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर दीज एक्टिविटीज एनर्जी प्रोडक्शन कम्स आइदर फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ फॉस्फेट, एटीपी सीपी सिस्टम बोलते हैं हम इसको, और फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस ऑफ मसल ग्लाइकोजन,
ग्लाइकोलाइसिस होता है मसल का, जो ग्लाइको जो पहले हो रहा था वही। द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी सीपी इज टर्म्ड एज लैक्टिक एसिड मैकेनिज्म, एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ड्यू टू ग्लाइकोलाइसिस मसल ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड सिस्टम। ठीक है, ये दोनों सिस्टम्स डिटेल में पढ़ना है, वो बाद में करेंगे। ठीक है, अभी एरोबिक और एनारोबिक का इतना सा डिफरेंस समझ लो। वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी मिल रही थी आपको, ठीक, और यहाँ पर आपको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपको एनर्जी सप्लाई हो रही। और वहां पर क्या होता है, एरोबिक में हमेशा इंटेंसिटी लो रहती है, लंबे समय तक काम करने वाली जो क्षमता है वो है। यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, the amount of oxygen stores in the muscle limited and can supply oxygen for high intensity activity lasting 8 to 10 सेकेंड। जब छोटे दर्जे की एक्टिविटी जब आप करते हैं तब वहां पे एनारोबिक सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब यहां पर कौन सी एक्टिविटी है, हाई स्पीड एक्टिविटीज। अब एंड्योरेंस में एरोबिक कैपेसिटी भी है, एनारोबिक कैपेसिटी भी है, दोनों से डिस्टर्ब हो रहा है वो। तो ये कौन कौन से ड्यूरेशन में, जब लॉन्गर ड्यूरेशन की एक्सरसाइज आप करते हैं तब आपकी एरोबिक कैपेसिटी काम करती है, एंड और जब आप मीडियम या लो ड्यूरेशन की एक्टिविटी करते हैं, हम यहाँ देख रहे थे ना, लॉन्ग टाइम इंड्योरेंस, मिडिल टाइम इंड्योरेंस और शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस। तो जहां शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस है वहां पर आपका एनारोबिक सिस्टम जो है वो काम करेगा, जो विदाउट ऑक्सीजन वाला सिस्टम था। जो मिडल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पर आपका एरोबिक सिस्टम वाला, जहां पर कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है, वो वाला सिस्टम आपका काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, इसलिए बोला गया एरोबिक कैपेसिटी और एनारोबिक कैपेसिटी दोनों पे आपकी इंड्योरेंस डिपेंड करती है। तीसरा है इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट कैसे, आप कोई भी मूवमेंट को कितना एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। जैसे आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए, लीजिए कि मेरे को अगर 100 मीटर दौड़ना है, मैं स्ट्रेट दौड़ता हूं, ठीक है, और वहीं उसी को मैं जिगजैग वे में दौड़ता हूं, तो किस में पहले थकूंगा, हरी बात समझ में। तो जो मूवमेंट आप प्रॉपर वे में नहीं करते, मतलब कि उस मूवमेंट को परफॉर्म करने में अपनी एनर्जी कहीं इधर उधर वेस्ट करते हैं, तो एंडोरेंस आपकी इफेक्ट होती है। ठीक है, अगर वही मूवमेंट, उतना एनर्जी एक्सपेंडिचर आप प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, जो प्रॉपर टेक्निक को परफॉर्म करने में करेंगे, तो आपकी एंडोरेंस ज्यादा अच्छी होगी। वहीं उस मूवमेंट को करने के लिए आप अनवांटेड मूवमेंट और साथ में ऐड कर देंगे तो आपकी एंडोरेंस कम हो जाए, मतलब एनर्जी का वेस्टेज ज्यादा हो। ऑल द मूवमेंट्स आर टू बी एफिशिएंटली एग्जीक्यूटेड एंड अनवांटेड मूवमेंट्स, अनवांटेड मतलब जो साथ में आप ऊट पटांग मूवमेंट आप कर रहे थे, are to be avoided so that activities are performed with minimum expenditure of energy। मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और जब एक्सपेंडिचर एनर्जी का कम होगा तो आप उस परफॉर्म को, जो सॉरी जो एग्जीक्यूशन है स्किल का, उसको लंबे समय तक कर पाएंगे। To achieve this complete efficiency is to be ensured. A sports person who can perform an activity with less expenditure of energy can continue with same speed for longer duration। एक वो आदमी जो अपनी एक्टिविटी को लेस एक्सपेंडिचर के साथ कर सकता है, वो लंबे समय तक काम करता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो टीम गेम्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सरप्लस एनर्जी होती है उनके अंदर, तो वो गेम के अंदर क्या करेंगे, जैसे बास्केटबॉल में ही मान के चलिए 5 बच्चे हैं, तो वो इधर से उधर भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे। वहीं जो सीनियर प्लेयर होगा ना, जो खेला हुआ होगा, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, वो क्या करेगा, वो मूवमेंट को एनालाइज करेगा कि मुझे कब किस पोजीशन पे रहना है, कोच ने जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट पे अपना स्टिक रहे। तो वो जो अनवांटेड रनिंग को अवॉइड कर रहा था, और जब जरूरत पड़ी तभी उसने रनिंग करी, तभी उसने फुटवर्क किया, तभी उसने मूवमेंट किया, तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज सेविंग हिज एनर्जी। और वहीं जो बच्चा दूसरा था, उसको नहीं पता कि मैं जो अनवांटेड रनिंग कर रहा हूं, इधर से उधर भटक रहा हूं बिना बात के, आई एम लूजिंग माई एनर्जी। तो क्या हुआ, दूसरे वाले ने इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट को समझा,
पहले वाले ने इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट को नहीं समझा। ठीक है। जैसे कि आप बैडमिंटन में देखते हैं, बैडमिंटन में एवरी टाइम यू हैव टू कम टू द टी, सेंटर में आना है, या लॉन टेनिस है उसमें सेंटर में आना है, जिससे कि आप दोनों साइड का कोर्ट कवरेज। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, दे एनालाइज कि जो मेरा रिटर्न है उनका वो कहाँ पर आने वाला है, तो वो अकॉर्डिंगली मूव करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, अपने मूवमेंट को सेव करके चल रहे हैं, जिससे कि उनकी एंड्योरेंस बची रहे, लंबे समय तक काम करते, अनवांटेड मूवमेंट्स को अवॉइड कर। सिंपल सी बात। जितना, और दूसरा इसमें यह भी है कि जितनी आपकी स्किल परफेक्शन होगा, आप अपना परफेक्ट स्किल कर रहे होंगे, तो आप अनवांटेड मूवमेंट आपके अपने आप ही अवॉइड हो जाए। बच्चा जब तक गलतियां करता रहता है, जब तक कि वो जो प्रॉपर मूवमेंट है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो वो अपनी एनर्जी वेस्ट करता है अनवांटेड मूवमेंट। जैसे ही उसके मूवमेंट रिफाइंड हो जाते हैं, तो उसका इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट बढ़ जाता है, उसकी एंड्योरेंस अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी लॉस ड्यू टू अनवांटेड मूवमेंट है, खत्म हो जाता है। क्लियर। तो एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, तीसरा इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, और चौथा है जो मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर। आपकी जो एंड्योरेंस कैपेसिटी है वो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। आप कितने समय तक काम करने के आपका दिमाग तैयार है। ठीक है ना। In addition to five physiological factors, certain psychological factors, namely motivation, willpower, ability to tolerate pain and discomfort, etc., are also important in enabling a sport person to continue activity for a prolonged। आपके अंदर क्षमता है, आपका सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है, एरोबिक सिस्टम काम कर रहा है, एनारोबिक सिस्टम काम कर रहा है, आपके पास प्रॉपर ग्लाइकोजन स्टोर भी है। ठीक है। लेकिन आप दिमाग से थके हुए हो, आप दिमाग से थके हुए, आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है ना, कि भाई यार आज ट्रेनिंग नहीं करनी है, आज कंपटीशन में ढंग से नहीं खेल पा रहे हैं। विल पावर नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी होती है बच्चों के अंदर। आप बहुत अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करा लीजिए, लेकिन उनके अंदर वो विल पावर होती नहीं है कि नहीं हम कर सकते हैं ऐसा, ये होता ही नहीं है। तो वो विल पावर अगर नहीं है तो भी वो लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा, एंड्योरेंस उसकी सफर करेगी। फिर छोटा मोटा पेन है, मस्कुलर पेन है, वो उसको टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। बॉडी पूरी वार्म्ड अप है, उसके बावजूद भी टॉलरेट नहीं कर रहा है। ठीक है। कोई इतना सीवियरिटी नहीं है जिस पेन की, उसके बावजूद तभी उसके डिस्कम्फर्ट हो जाएगा और वो एंड्योरेंस एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है। हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट है तो उस वजह से भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो आपके दिमाग से रिलेटेड हैं, अगर वो भी नहीं है तो भी आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा। आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे, आपकी एंड्योरेंस एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस के जो फॉर्म है वो चार: बेसिक एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस, स्प्रिंट एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से तीन पार्ट में डिवाइड है: शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, मिडिल टाइम एंड्योरेंस और लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस। ठीक है। और फैक्टर्स डिटरमाइन एंड्योरेंस हो गया एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, साइकोलॉजिकल मूवमेंट। ठीक। अब देखिए, अब इसको ट्रेन कैसे करना है। मीन्स एंड मेथड्स ऑफ फॉर एंड्योरेंस डेवलपमेंट हमने कल देखे थे, वही सब है। लॉन्ग ड्यूरेशन, इंटरवल रनिंग, रिपीटेशन ट्रेनिंग और कंपटीशन मेथड। ठीक है। ड्यूरेशन लोड मेथड में क्या है, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक ही पेस पे लंबे समय तक, जैसे स्लो कांस्टेंट, फास्ट कांस्टेंट और वेरिएबल पेस, वेरिएट पेस। ठीक है। और उसके बाद आता है फॉल्ट फार्टलेक, जो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन स्पीड प्ले जो हम लास्ट कल देखा था वही चीज है। अब वन बाय वन देखते हैं इसको। This training means include those methods of endurance training in which uninterrupted some maximum intensity loads are। अब देखिए कांस्टेंट में क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस लोड administered for prolonged period of time
as much as the loads are continued for a long time, the intensity of running is low. This method has three variations. अब कांस्टेंट में क्या किया है आपने, लंबे समय तक काम करना है तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, लो. इंटेंसिटी ऑफ रनिंग इज लो. कंटिन्यूस मतलब लंबे समय तक. अब इसमें क्या है, तीन पार्ट में डिवाइड किया. स्लो कांस्टेंट, ठीक, ये 30 मिनट. ड्यूरेशन शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा तक जाएगी. और जो आपकी हार्ट रेट है 140 टू 160 बीट्स पर मिनट की तक आपकी मेंटेन्ड रहेगी. ठीक है, ये स्लो कांस्टेंट है. बेसिक इंड्योरेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है स्लो कांस्टेंट. देन फास्ट कांस्टेंट, इसमें जो पल्स है वो आपकी 160 से 180 तक जाएगी. ड्यूरेशन जो है वो 20 मिनट या 20 मिनट से कम रखी जाएगी. थोड़ा सा आपने फास्ट कर दिया मूवमेंट, अपना इंटेंसिटी हल्की सी बढ़ा दी, तो हार्ट रेट भी क्या हो गई, बढ़ गई. पर इसको लंबे समय तक नहीं कर सकते, इसलिए इसको 20 मिनट्स तक रखा. देन थर्ड, वेरिएड पेस मेथड. अब इसमें क्या है, अनइंटरप्टेड लोड बट विद चेंजेस और पेस और स्प्रेड. पेस इसमें डिफर करी. आपने कंटिन्यूअस अबाउट 15 मिनट एंड स्विचेस ओवर टू स्लो कांस्टेंट मेथड फॉर द रिमेनिंग 45 मिनट्स. आपने 15 मिनट तेज रनिंग करी, यानी फास्ट कंटिन्यूअस किया. ठीक है, ये वाला जो था फास्ट कांस्टेंट किया. और उसके बाद फिर आप किस पे स्विच हो गए, स्लो कांस्टेंट पे. वेरिएबल पेस, पेस आपने डिफर कर. पहले 15 मिनट आपने फास्ट कंटिन्यूअस किया, उसके बाद फिर 45 मिनट जो रिमेनिंग है उसको स्लो कंटिन्यूअस किया. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ अंडरटेकिंग द लोड द हार्ट रेट इज मेंटेन बिटवीन 140 टू 180 पर मिनट. ठीक, बेनिफिशियल फॉर इंप्रूविंग बोथ एरोबिक एंड एरोबिक. इसमें आपकी दोनों, स्टार्टिंग में आपने जो यूज करी 15 मिनट, 15 मिनट जो आपने यूज किया दैट विल बी योर एनारोबिक कैपेसिटी. और उसके बाद जो 45 मिनट आपने यूज करी दैट विल बी योर एरोबिक. तो दोनों कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए काम में आता है. तो पहला क्या था मेथड, कांस्टेंट मेथड. कांस्टेंट के अंदर स्लो कांस्टेंट, फास्ट कांस्टेंट और वेरिएबल पेस मेथड. अब आ गया अल्टरनेटिंग मेथड. In this method of endurance training, load is uninterrupted, but the intensity of running is changed. The change of intensity is fixed by the coach. In view of that, intensity of running and change planning by the coach has not become popular. अब इसमें क्या किया इन्होंने, बी में अल्टरनेटिंग मेथड. कभी आपने फास्ट कंटिन्यूस, कभी स्लो कंटिन्यूस, ऐसे करके इसका कॉम्बिनेशन बनाया. ठीक है, अल्टरनेटिंग पेस. इसमें बस चेंज जो है, लोड इज बट द इंटेंसिटी ऑफ रनिंग इज, इंटेंसिटी उसकी चेंज कर रहे हैं बार बार. ठीक है, इसको हम वीकली या पर डे के हिसाब से भी कर सकते हैं. एक दिन आपने स्लो कंटिन्यूस कराया, एक दिन फास्ट कंटिन्यूस कराया. ठीक है, और एक बार वेरिएबल पेस कराया. तो ये अल्टरनेटिंग मेथड, मतलब आप एक ही मेथड पे स्टिक ना करते हुए उसको चेंजेस कर, चाहे वो पर डे के हिसाब से कर सकते हैं या वीकली के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. इसके बाद जो आएगा दैट इज योर सी फार्टलेक मेथड. ये जो हम था स्पीड प्ले, जो मैंने कल आपको बताया, ये अपने जितने टीम इवेंट्स होते हैं जो उसने कॉन्टैक्ट गेम वाले, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, इनमें बड़ा काम आता है. इसमें हम क्या करते हैं, पेस को वेरी करते हैं. इकट्ठे 15 मिनट नहीं, आपने स्प्रिंट, देन स्लो जॉग, देन स्प्रिंट, देन स्लो जॉग. ठीक है. इट इज यूज टू डिस्क्राइब क्रॉस कंट्री रन ओवर द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी क्रॉस कंट्री. इसमें ये क्रॉस कंट्री रनर्स के लिए है. इसमें भी देखिए, दिस मेथड इज इफेक्टिव फॉर बोथ डेवलपिंग बोथ एरोबिक्स एंड एनारोबिक कैपेसिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है. इसमें क्या है, दोनों चीजें, स्पीड के साथ साथ टेरेन. टेरेन मतलब जो रास्ता है, जो पाथ है. ठीक है, इफेक्टेड और सच दैट इट इन्वॉल्व रनिंग ऑन डिफरेंट सर्फेसेज, रनिंग थ्रू द वुड्स, रनिंग बाय द रिवर, सी साइड, रनिंग अप एंड डाउन द हिल. ये तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम उसका टेरेन भी चेंज कर रहे हैं और उसकी स्पीड भी कर रहे हैं. तो ये तो क्रॉस कंट्री रनर के लिए था. लेकिन जो हमारे डिफरेंट गेम्स के लिए हैं उसमें क्या है, हम इंटेंसिटी करते हैं चेंज. द चेंज ऑफ इंटेंसिटी इज डन. ठीक, ये उसमें सरफेस के साथ कर रहे हैं, हम इसको नॉर्मल सरफेस पे भी करते हैं, लेकिन हम स्पीड चेंज करते हैं. जैसे मैंने कल आपको बताया, 50 मीटर स्प्रिंट, देन जॉग, देन 50 मीटर स्प्रिंट, देन 50 मीटर जॉग. इस तरीके से हमने ट्रैक को कवर किया. या 100 मीटर स्प्रिंट, स्प्रिंट इन
स्ट्रेट, जो दो स्ट्रेट और दो कर्व होते हैं ना ट्रैक के, तो जो स्प्रिंट है वो स्ट्रेट में स्प्रिंट, देन कर्व में वॉक, देन स्प्रिंट इन स्ट्रेट, देन कर्व में वॉक। तो ये चेंज इन पेस जो है दैट कम्स अंडर फार्टलेक मेथड। ये आपके एरोबिक और एनारोबिक दोनों सिस्टम्स को करता है और आपको स्पीड इंड्योरेंस बनाने के लिए काम में आता है। ये हमारे जितने गेम्स हैं जैसे हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जहाँ पर शॉर्ट स्प्रिंट्स हैं, फिर रिलैक्सेशन है, फिर स्प्रिंट है, तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वहां पर ये फार्टलेक मेथड बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। ये देखिए इसका एग्जांपल है, रन एट फास्ट स्टडी पेस ओवर डिस्टेंस ऑफ 800 टू 1200 मीटर, देन ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, ये डिस्टेंस इन्होंने बढ़ा दिया, 800 से 1200 मीटर कर दिया। हम इसको अपने गेम के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, परफॉर्म इजी रनिंग सेपरेटेड बाय 40 to 50 मीटर स्प्रिंट रिपीटेड अंटिल सिम्टम्स ऑफ फटीग। 40 से 50 मीटर की स्प्रिंट, देन स्लो जॉग, देन स्प्रिंट, देन स्लो जॉग। तो दिस इज फार्टलेग मेथड, चेंज ऑफ पेस। या अब देखिए, ये है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल जैसे कि गैप वो बता रहा है, it is perhaps the most versatile method of endurance training which involves repeated effort at relative faster pace separated by measurable intervals or incomplete recovery। इसमें क्या है कि आपने इंटरवल है, आपने स्प्रिंट मारी या कोई डिस्टेंस रनिंग करी आपने, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर रन करी, जो आपकी हार्ट रेट है 170 टू 180 बीट्स पर मिनट हो गई। ठीक, उसके बाद क्या किया, व्हेन द हार्ट रेट बिकम्स डाउन फ्रॉम द अबव वैल्यू टू अबाउट 120 बीट्स, मतलब कि आपने हार्ट रेट को नॉर्मलाइज नहीं होने दिया, ये आपकी मैक्सिमम पे पहुंची। मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद उसको आपने, जो उसका 60% रिलैक्सेशन आपका हो गया, वहां से आपकी 120 आ गई, उसको 80 तक, नॉर्मल तक नहीं आने दिया, उसके बाद आपने दोबारा से ट्रेनिंग लोड दे दिया। इनकम्प्लीट रिकवरी। ठीक है, सेपरेटेड बाय इनकम्प्लीट रिकवरी, ये देखिए ये वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है इंटरवल ट्रेनिंग। हम प्रॉपर रिकवरी नहीं दे रहे, मतलब 170 टू 180 बीट्स पर मिनट जो हार्ट रेट चलेगी आपकी, वहां से आप 80 बीट्स पर मिनट पे नहीं लेके आएंगे उसको। जैसे ही वो 120 बीट्स पर मिनट पे आ जाएगी, आप हार्ट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, आप हाथ से नाप सकते हैं, कैरोटिड आर्टरी से नाप सकते हैं, तो वहां के उसके तुरंत बाद, और ये आप डिसाइड कर लेंगे कि मतलब 20 सेकंड में इतनी आ जाएगी या 30 सेकंड में आ जाएगी, उतना गैप दिया, देन अगेन यू विल परफॉर्म अनदर सेट। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अब ये इंटरवल ट्रेनिंग के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। रिपीटेशन ट्रेनिंग मेथड, load of high intensity 90 to 100% of stimulus separated by intervals of complete recovery। ठीक है, आपने एक सेट मारा हाई इंटेंसिटी के साथ में, उसके बाद कंप्लीट रिकवरी करी। ठीक है, स्पीड इंड्योरेंस और पेस जजमेंट, दिस मेथड एनहेंस एनर्बिक एंड कैपेसिटी thus improving phosphogens to stores lactic acid tolerance and non oxidative। जैसे 100 मीटर स्प्रिंटर है, ठीक है, तो आपने स्पीड मारी, स्प्रिंट मारी, उसके बाद हाई इंटेंसिटी के साथ में 90 to 100%। ठीक, इंटरवल्स ऑफ कंप्लीट रिकवरी, वहां क्या था इंटरवल ट्रेनिंग में, इनकम्प्लीट रिकवरी थी, यहां हम क्या दे रहे हैं, कंप्लीट रिकवरी। कंप्लीट रिकवर हो जाओ, उसके बाद फिर मारो स्प्रिंट। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है, ये आपके बेस्ट मेथड फॉर डेवलपिंग स्पीड एंड्योरेंस, जहां आपको स्पीड एंड्योरेंस डेवलप करनी है, फास्ट मूवमेंट परफॉर्म करने की करनी है, वहां पर ये रिपीटेशन ट्रेनिंग मेथड आपके काम में। ठीक है, और फिर है कंपटीशन एंड टेस्ट मेथड, ये अपन ने कल भी देखा था। हर वीकली या मंथली आप जो कंपटीशन रखते हैं या टेस्ट मेथड रखते हैं, इवेल्यूशन प्रोसेस रखते हैं, वहां पर आपको मेन जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाई देती है, कि जो आपकी एक्चुअल गेम सिचुएशन में या एक्चुअल कंपटीशन में जो आपका आने वाला है, वहां पर आप कैसा परफॉर्म करेंगे, उसका जजमेंट आपको लग जाता है।
तो वहां पर क्या होता है, आप फिजियोलॉजी के साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपने जो एथलीट्स हैं उनके ऊपर डालते हैं। तो इसलिए कंपटीशन एंड टेस्ट मेथड होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको एक्चुअल गेम जो परफॉर्मेंस है आपकी वो पता लगे। आप उनको डेली स्प्रिंटिंग करा रहे हैं, डेली कंटिन्यूस मेथड्स करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, लेकिन गेम के अंदर वो कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं स्पेसिफिकली, वो आप, जैसे आपने उनको कंटिन्यूस मेथड करा के बेसिक एंड्योरेंस डेवलप कर ली, फिर आपने उनको इंटरवल ट्रेनिंग करा ली, फार्टलेक मेथड दे दिया, जिससे कि वो गेम के अंदर प्रॉपर स्पीड के साथ अपनी मूवमेंट परफॉर्म कर सके। लेकिन फिर आपने देखा 40 मिनट्स का जब मैं गेम खिला रहा हूँ, तो 30 मिनट्स के बाद ही इनको एंड्योरेंस खत्म हो जा रही है इनकी। तो व्हाट यू विल डू, तो आप थोड़ा सा लोड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ उसकी रिकवरी, डाइट वगैरह सब पे ध्यान देंगे। और फिर आप देखेंगे जो 40 मिनट्स का गेम खिलाना है, तो मुझे एटलीस्ट मेरे जो एथलीट्स, ये मेरे जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं, तो मेरे कम से कम 60 मिनट्स की एंड्योरेंस उनके अंदर होनी चाहिए, स्पीड से गेम खेलने की, फुल एफिशिएंसी के साथ। तब जाकर के वो एक्चुअल गेम सिचुएशन में 40 मिनट्स की एंड्योरेंस दिखा पाएंगे। ठीक है। तो यू विल यूज बेसिक एंड्योरेंस मेथड, बेसिक एंड्योरेंस मेथड यूज करोगे। ठीक है, आपको फास्ट मूवमेंट कराना है, आप स्पीड एंड्योरेंस को यूज करोगे, और स्प्रिंट एंड्योरेंस को यूज करोगे, छोटी छोटी स्प्रिंट्स मारनी है। तो इसके लिए आप कौन कौन से मेथड अप्लाई करोगे, आप कांस्टेंट मेथड करोगे बेसिक एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए। ठीक है, स्लो कांस्टेंट भी करोगे, कई बार वेरिड पेस मेथड यूज करोगे, फार्ट लेग यूज करोगे, शॉर्ट स्प्रिंट देन रिलैक्स, स्पोर्ट्स शॉर्ट स्प्रिंट देन रिलैक्स। फिर इंटरवल ट्रेनिंग करोगे, जिसके अंदर कि आपने उनकी इनकम्प्लीट रिकवरी देके फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि गेम के अंदर तो प्रॉपर रिकवरी होना मुश्किल है। 1 या 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा, उसके बाद दोबारा से आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे इंटरवल ट्रेनिंग आपको काम आएगी। तो ये सारे मेथड्स करने के बाद आप उनको कंपटीशन और टेस्ट मेथड पे डालोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वेदर माय ट्रेनिंग इज गोइंग गुड और नॉट। ठीक है, तो दिट्स वाज योर एंड्योरेंस। ठीक है, अब एंड्योरेंस के ऊपर आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ टुडे आई हैव टू रश, तो मैं आपके क्वेश्चंस के कल जवाब दूंगा। क्लियर। तो आप इसमें जो भी क्लास में स्टार्टिंग में ही आप पहले ही क्वेश्चन बता दीजिएगा, तो विल डिस्कस दिस एंड्योरेंस। ओके। और उसके बाद फिर आपकी स्पीड की क्लास होगी। ओके, तो राइट नाउ आई हैव टू लीव, आई एम लीविंग द क्लास। टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम।